Welcome everyone. In this video we are going to discuss about analysis of a common collector transistor amplifier using H parameters. This topic is taken from unit 2nd, paper 3rd, electronics. पिछले वीडियोस में हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसमें हम कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए डिस्कस करेंगे। एनालिसिस ऑफ ए कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग एच पैरामीटर्स। अब ये जो हम केस ले रहे हैं कॉमन कलेक्टर का, इसमें हम जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर होता है उसका एक दूसरा नाम है एमिटर फॉलोवर सर्किट, यानी जो उभयनिष्ठ संग्राहक ट्रांजिस्टर प्रवर्धक होता है उसे उत्सर्जक अनुगामी परिपथ भी कहते हैं। उत्सर्जक को हमने इस साइड लिया है, ग्राउंड टर्मिनल और उत्सर्जक के बीच हमने आरएल लगाया है, यानी आरएल के अक्रॉस हम आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। और जब हम कॉमन एमिटर एम्पलीफायर लेते हैं उसमें कलेक्टर और ग्राउंड के बीच आरएल लगाते हैं और उसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो यहाँ इनपुट करंट तो IB होगा लेकिन आउटपुट करंट IE होगा। तो हम यहाँ डायरेक्टली सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट लेंगे, सरलीकृत तुल्य परिपथ, जिसमें HRE और HOE नहीं होंगे। तो इसका एनालिसिस करें और हम अलग अलग चीज़ें ज्ञात करें, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। द ओरिजिनल सर्किट ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर 1। जो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है उसका जो मूल परिपथ है वो चित्र 1 में दर्शाया गया है। ये जो परिपथ है ये कॉमन एमिटर की तरह है, लेकिन एक अंतर है कि उसमें कॉमन एमिटर में कलेक्टर और ग्राउंड के बीच आरएल लगाते हैं और कॉमन कलेक्टर में एमिटर टर्मिनल और ग्राउंड के बीच आरएल लगाते हैं। तो ये अंतर आपको समझना होगा और ध्यान रखना होगा। अब जो दूसरा फिगर बनाया है वो इसका सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट है, सरलीकृत तुल्य परिपथ। एंड सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड अल्टरनेटिंग सिग्नल्स इज शोन इन फिगर 2, यानी लघु आयाम के प्रत्यावर्ती संकेतों के लिए सरलीकृत तुल्य परिपथ चित्र में दर्शाया गया है। अब यहाँ अगर हम देखें इस पॉइंट पर, तो यहाँ IE करंट है, यहाँ IC करंट है और यहाँ IB है। तो हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि इन तीनों करंट्स को हम अंदर की ओर लेते हैं, अंदर की दिशा में। तो इस पॉइंट पर हम अगर किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें, किरचॉफ का धारा नियम, तो IB प्लस IE प्लस IC तीनों का सम 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब सबसे पहले हम करंट गेन निकालते हैं, धारा लब्धि निकालते हैं। तो करंट गेन होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो यहाँ आउटपुट करंट है IE और इनपुट करंट है IB। अब तीनों का सम 0 के बराबर है तो इससे IE का मान यहाँ रख देंगे। अब IB को अलग अलग कर लेंगे और IC अपॉन IB अपन पहले ज्ञात कर चुके हैं, वो HFE होता है। तो AIC का मान हो गया -1 प्लस HFE। और यहाँ से हम देख सकते हैं IC इज इक्वल टू हो जाएगा HFE IB। तो IC अपॉन IB हो जाएगा HFE, जो पहले भी हम ज्ञात कर चुके हैं कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में। अब HFE का मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है तो इसको लगभग -HFE भी लिख सकते हैं। तो ये करंट गेन का मान है, इसको हमने HFE के रूप में लिया है। कौन से H पैरामीटर के रूप में लिया है? जो कॉमन एमिटर के H पैरामीटर है उसके रूप में लिया है। वोल्टेज गेन, वोल्टा लब्धि।
वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो जो इनपुट सर्किट है, जो हमने जस्ट पिछला फिगर देखा, उसको मैंने अभी यहाँ वापस बनाया है इनपुट सर्किट को, निवेशी परिपथ को। तो जो VI वोल्टेज होगा वो किस प्रकार होगा, तो VI जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, और VO RL के अक्रॉस वोल्टेज है, और RL में करंट फ्लो हो रही है IE, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस IE/RL। अब IE प्लस IB प्लस IC जीरो है, तो IE का मान माइनस IB प्लस IC रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा। अब IB से अलग अलग डिवाइड कर दें और IC अपॉन IB को HF ही रख दें। इसी तरह VI जैसे मैंने अभी जस्ट बताया था, इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने डायरेक्टली IB प्लस IC लिख दिया करंट, क्योंकि ये IE किसके बराबर है, ये IB करंट भी यहाँ आ रहा है और इधर से IC करंट भी यहाँ आ रहा है। तो IE जो करंट है IB प्लस IC यानी दोनों के योग के बराबर है। तो यहाँ अगर हम पहले IE के रूप में लिखते हैं तो ये होता माइनस IE/RL, क्योंकि IE अपोजिट डायरेक्शन में है, और माइनस IE का मान है IB प्लस IC। अब यहाँ IB कॉमन ले लिया तो वही IC अपॉन IB HF ही हो गया। पूरे में से IB कॉमन ले लिया तो ये आ गया। तो वोल्टेज गेन हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज का मान यहाँ से रख देंगे और इनपुट वोल्टेज का मान यहाँ से। IB से IB कैंसिल तो ये आ गया। अब HFE का मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो 1 प्लस HFE को हम HFE रख देंगे। अब इसके अंदर से HIE कॉमन ले लिया तो HFE अपॉन HIE ऊपर चला जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ पे भी HFE अपॉन HIE हो जाएगा। और HFE अपॉन HIE ट्रांस कंडक्टेंस होता है, अंतर चालकता GM से लिखते हैं, तो इस रूप में हो गया। अब GM/RL का मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, तो 1 को इसकी तुलना में नेगलेक्ट कर देंगे तो लगभग इसका मान 1 के बराबर हो जाएगा, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो वोल्टेज गेन का जो मान है 1 के आसपास होता है, लेकिन 1 से थोड़ा कम होता है, यानी आउटपुट वोल्टेज लगभग इनपुट वोल्टेज के बराबर होता है। यानी आउटपुट वोल्टेज फॉलोज द इनपुट वोल्टेज, यानी जो निर्गत वोल्टता है जो अमीटर और ग्राउंड टर्मिनल के बीच ज्ञात कर रहे हैं RL के अंदर, वो इनपुट वोल्टेज का अनुसरण कर रही है, फॉलो कर रही है, इसलिए इसे अमीटर फॉलोवर सर्किट भी कहते हैं। नाउ इनपुट रेजिस्टेंस, निवेशी प्रतिरोध, RIC इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट, निवेशी वोल्टता अपॉन निवेशी धारा। तो निवेशी वोल्टता अभी हमने जस्ट ज्ञात की थी, ये निवेशी धारा हो गया इनपुट करंट। अब IB ऊपर से कॉमन ले लेंगे, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ IC अपॉन IB जो आएगा वो HFE हो जाएगा। अब 1 प्लस HFE का मान 1 की तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो 1 प्लस HFE की जगह HFE रख देंगे। HIE कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, 1 प्लस HFE अपॉन HIE, और HFE अपॉन HIE का मतलब GM। तो ये हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस। अब आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, टू कैलकुलेट आउटपुट रेजिस्टेंस टेकिंग VI इक्वल टू 0, यानी VI का मान हम 0 लेंगे तो इस तरह का सर्किट बनेगा। तो जो आउटपुट टर्मिनल्स के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। तो इस चित्र से हम देख सकते हैं कि RL और HI दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर संयोजन। तो HIE RL अपॉन HIE प्लस Thus the input resistance of common collector amplifier is very large। इससे हम देख सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, और आउटपुट रेजिस्टेंस का मान बहुत कम है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण आउटपुट रेजिस्टेंस का मान HIE से भी कम होगा और RL से भी कम होगा, तो लगभग किलो ओम की रेंज में रहते हैं, तो इसका मान उससे भी कम होगा। दिस एम्पलीफायर इज यूज्ड फॉर द मैचिंग ऑफ ए सोर्स ऑफ हाई इनपुट रेजिस्टेंस एंड ए लोड ऑफ स्मॉल रेजिस्टेंस।
क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो एक ऐसा सोर्स जिनका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, आंतरिक प्रतिरोध और लोड, चूंकि आउटपुट रेजिस्टेंस कम है तो लोड ऐसा जोड़ेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम हो। तो एक उच्च आंतरिक प्रतिरोध वाले स्रोत को एक निम्न प्रतिरोध के भार से सुमेलित करना है तो बीच में कौन सा परिपथ लगाएंगे हम? कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। अब हम यहाँ कंपैरिजन करना चाहें तीनों को, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का, तो इस प्रकार कर सकते हैं। HI होता है 1100 ओम, HFE होता है 33, HRE लगभग होता है 2 × 10⁻⁴, HOE होता है 16 × 10⁻⁶ mho और RL हम लेते हैं 4000 ओम। सभी के हमने फॉर्मूले निकाले थे, करंट गेन तीनों में निकाले थे, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस। तो जब सिंप्लीफाइड मॉडल लिया था तो कॉमन एमीटर में करंट गेन क्या था? धारा लब्धि HFE, तो वो 33 के बराबर हो जाएगा, यानी हाई, उच्च मान होता है। इसमें होता है HFB, वो ये हमने ज्ञात किया था, ये रख दें तो लगभग 1 के बराबर होगा, कम होता है, लो। इसी तरह इसमें होता है 1 + HFE यानी 34, हाई। इसी तरह वोल्टेज गेन ये होता है, इसमें ये मान हो जाएगा जो हाई है। इसके अंदर वोल्टेज गेन 120, वो भी हाई हो जाएगा, और इसके अंदर वोल्टेज गेन लगभग 1 के बराबर होता है, लो। पावर गेन इतना आ रहा है, हाई, इसमें भी हाई और इसमें मीडियम। इनपुट रेजिस्टेंस देखें तो HIE होता है मीडियम, इसमें 32 ओम आ रहा है, लो आ रहा है। इसमें 1.33 × 10⁵ आ रहा है, हाई। इसी तरह RO आउटपुट रेजिस्टेंस इसमें होता है 1/HOE, इतना मान, मीडियम। इसमें हाई और इसमें लो। तो इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की तीनों में तुलना करें तो इसके इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस तो मीडियम होते हैं दोनों ही। इसमें इनपुट रेजिस्टेंस कम होता है कॉमन बेस में, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और कॉमन कलेक्टर में उल्टा, इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब भी हम मार्केट से ट्रांजिस्टर खरीदते हैं तो उसमें जो H पैरामीटर्स के मान दिए हुए होते हैं वो कॉमन एमीटर के दिए हुए होते हैं, और हम उस ट्रांजिस्टर का उपयोग कॉमन कलेक्टर की तरह भी कर सकते हैं, कॉमन बेस की तरह भी कर सकते हैं और कॉमन एमीटर की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ कॉमन एमीटर के दिए हुए होते हैं तो इन कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर के जो करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस जो H पैरामीटर में आते हैं तो वो कॉमन एमीटर के H पैरामीटर में ज्ञात होने चाहिए, अन्यथा हम उनके मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये कॉमन एमीटर के जो H पैरामीटर्स होते हैं उस रूप में लिखा हुआ है मान। कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज द मोस्ट यूजफुल अमॉन्ग्स्ट ऑल 3 कॉन्फ़िगरेशंस, यानी जो तीनों कॉन्फ़िगरेशंस है उनमें जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी है। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन ऑल आर हाई, यानी सभी का मान बहुत ज़्यादा होता है, करंट गेन भी बहुत ज़्यादा होता है, वोल्टेज गेन भी ज़्यादा होता है, पावर गेन भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी में ऐसा नहीं होता। द इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, लगभग समान कोटि के होते हैं दोनों, सो दैट इन कैस्केडिंग नो मैचिंग डिवाइस इज रिक्वायर्ड, यानी हम कैस्केडिंग करना चाहें, एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से जोड़ना चाहें, एक कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को दूसरे कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से जोड़ना चाहें तो कोई मैचिंग डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसके अंदर। थैंक यू।